सुप्रभात बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा विज्ञान में पाठ 4 ऊष्मा के कुछ छोटे प्रश्न हल करेंगे। हम इस पाठ को पढ़ चुके हैं तथा अभ्यास के प्रश्न कर चुके हैं। आज के प्रश्न शुरू करने से पहले आइए पूर्व ज्ञान को याद करें। हम सभी गर्मी के मौसम में गर्मी का अनुभव करते हैं तथा पसीने आते हैं और उसी के अनुसार हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनते हैं, जबकि हम सर्दी के मौसम में ठंड का अनुभव करते हैं तथा कभी कभी शरीर में कंपकपी भी आती है और उसी के अनुरूप हम गहरे रंग के ऊनी वस्त्र पहनते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं कि मानव शरीर का सामान्य तापमान यानी स्वस्थ व्यक्ति का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और जब हमारे परिवेश यानी हमारे आसपास का तापमान इससे अधिक होता है तो हमें गर्मी अनुभव होती है, जबकि परिवेश का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो हमें ठंड का अनुभव होता है। आइए कुछ छोटे प्रश्नों के माध्यम से इसे विस्तार से समझते हैं। तो पहला हमने प्रश्न बनाया है, ऊष्मा किसे कहते हैं? ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जिससे हमें वस्तु की गर्माहट का एहसास होता है। इसका मात्रक कैलोरी, किलो कैलोरी अथवा जूल है। आप देखते हैं कुछ वस्तु ठंडी होती है और कुछ वस्तु गर्म होती है। जब हम उन दोनों की तुलना करते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि ये वस्तु ठंडी है और ये गर्म है। तो जो गर्माहट का एहसास है उसे ही हम ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मात्र ताप किसे कहते हैं? अक्सर आपने सुना होगा कि बुखार के लिए हम ताप का प्रयोग कर लेते हैं कि उसको ताप हो गया। तो ताप किसे कहते हैं? किसी वस्तु की गर्माहट को उस वस्तु का ताप कहते हैं। जैसे जब हम बीमार होते हैं तो अक्सर हम अपने हाथ को छूकर देखते हैं तो वो अन्य दिनों की अपेक्षा गर्म महसूस होता है, दूसरे व्यक्ति को भी और खुद को भी। तो किसी वस्तु की गर्माहट को उस वस्तु का ताप कहते हैं। तीसरा प्रश्न इसमें आता है, किसी वस्तु की गर्माहट का ज्ञान देने वाली इंद्रिय का नाम बताओ। तो हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जिनमें जो त्वचा है उसे स्पर्श इंद्रिय, त्वचा या स्पर्श इंद्रिय कहते हैं और ये हमें गर्मी सर्दी का ज्ञान देती है, बताती है कि सर्दी है बाहर या गर्मी है। चौथा प्रश्न इसमें आता है, तापमापी या थर्मामीटर किसे कहते हैं? तो कई बार हम देखते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हम बीमार हैं, बुखार है हमें, और जब हम किसी को कहते हैं कि हाथ को देखकर बताएं तो उसे हम गर्म महसूस नहीं होते। यदि हम अपने शरीर का तापमान किसी तापमापी से मापें तो हमें सही बात का पता चलता है कि हमें ताप यानी बुखार है या नहीं। तो ताप मापने के लिए जिस युक्ति का हम प्रयोग करते हैं उसे ही हम तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। किसी वस्तु के ताप को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी कहते हैं। तो आप सभी ने तापमापी देखे होंगे। कांच की नली में पारा धातु का प्रयोग करके इसे बनाया जाता है और इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक है डॉक्टरी तापमापी, जो अक्सर आपने देखा भी होगा डॉक्टर के पास, और दूसरा होता है प्रयोगशाला तापमापी, जो हमारे विद्यालय की प्रयोगशाला में पाया जाता है। इन दोनों में क्या अंतर है? तो हमने इसको समझने के लिए पॉइंट बना दिए हैं और उनके आधार पर हम अंतर स्पष्ट करते हुए इनको याद करेंगे। पहला पॉइंट है डॉक्टरी तापमापी। इस तापमापी का प्रेशर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। इसका यानी प्रयोगशाला तापमापी का प्रेशर प्राय घटा 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस है। तो आप देख रहे हो प्रेशर के हिसाब से ये केवल 60 डिग्री तक ही माप रहा है और ये लगभग 120 डिग्री तक माप रहा है।
अब क्योंकि शरीर का तापमान 35 डिग्री से 42 डिग्री तक ही हो सकता है, यदि इससे कम 35 डिग्री से कम या 42 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो आदमी मृत अवस्था में आ जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसका प्रेशर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही रखा गया है। और जबकि यहाँ पे हम अनेक वस्तुओं के बर्फ़ का भी तापमान मापते हैं इससे, और उबलते हुए पानी का भी तापमान मापते हैं, तो इसलिए इसका प्रेशर ज़्यादा है। बर्फ़ का तापमान आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि उबलते हुए पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तापमापी का प्रयोग हम ज़्यादा प्रेशर के लिए करते हैं। दूसरा, डॉक्टरी तापमापी है तो इसका हम उपयोग शरीर का तापमान मापने के लिए ही करेंगे। तो यह शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और जबकि ये किसी भी वस्तु का तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तापमापी में एक विभंग होता है। विभंग का मतलब जिस नाली में पारा होता है उसमें एक मोड़ होता है, उसे विभंग कहते हैं। और इसमें इस तापमापी में विभंग नहीं होता। इस तापमापी में पारा धातु का प्रयोग किया जाता है। इस तापमापी में पारा के अलावा अल्कोहल का प्रयोग भी किया जाता है, यानी पारा भी प्रयोग कर सकते हैं और अल्कोहल भी। अब देखिए, अब बुक से देखते हैं इन दोनों के चित्र। आप देखिए, ये है डॉक्टरी तापमापी और इस पे जो प्रेशर है वो 35 से 42 डिग्री तक है। और ये जो यहाँ पे चमकीला पदार्थ दिखाई देता है ये पारा धातु है जो कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और अब इसमें देखिए, जो डॉक्टरी तापमापी है इसमें यहाँ पे एक मोड है थोड़ा, तो इसको विभंग बोलते हैं। तो ये डॉक्टरी तापमापी में ही है। प्रयोगशाला तापमापी में ये नहीं होता। प्रयोगशाला तापमापी का चित्र आप यहाँ देख रहे हैं ये, और ये काफ़ी उससे बड़ा भी होता है क्योंकि ये ज़्यादा प्रेशर तक तापमान मापता है। यदि हम इसका प्रेशर देखें तो यहाँ पे ये घटा 10 है और ऐसे बढ़ते हुए ये 110 डिग्री तक, ऊपर 110 डिग्री तक है। तो ये इन पॉइंट के आधार पर हम इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। आजकल डॉक्टरी तापमापी के लिए एक अंक की तापमापी यानी डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। उसको दिखाते हैं हम आपको, डिजिटल थर्मामीटर कैसा होता है। तो आप ये देखिए, ये डिजिटल थर्मामीटर है और इसमें यहाँ पे ये पारा धातु है जो चमकीला पदार्थ है, इसको मुंह में दिया जाता है रोगी के, और यहाँ पर इसको ऑन करने पर रीडिंग आ जाती है। अब देखिए, इसमें रीडिंग देख पा रहे हैं ये, तो ये इस तरह हम इसकी रीडिंग आप ऐसे देख सकते हैं, और रोगी के मुंह में डालने पर 1 मिनट के बाद उसका तापमान आ जाता है। आगे इसमें आता है ऊष्मा स्थानांतरण क्या है। तो आप देख रहे कुछ वस्तुएं ठंडी हैं, कुछ वस्तुएं गर्म हैं। यदि हम एक ठंडी वस्तु और एक गर्म वस्तु को नज़दीक ले आएं तो ताप ऊष्मा है वो किस दिशा में प्रवाहित होगी। तो भिन्न ताप वाली वस्तुओं के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान होना ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। यानी कम ताप की वस्तु है और एक अधिक ताप की वस्तु है, तो अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की तरफ ऊष्मा का चलना ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। अब आता है प्रश्न, ऊष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं। तो ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं। पहला है चालन, दूसरी विधि है संवहन और तीसरी विधि है विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, क्या सभी वस्तुओं में ऊष्मा स्थानांतरण होता है। तो प्रश्न ये था, तो हम कहेंगे नहीं, केवल सुचालक वस्तुओं में होता है, जबकि ऊष्मारोधी वस्तुओं में ऊष्मा स्थानांतरण नहीं होता। अब किसे कहेंगे हम सुचालक और किसे कुचालक।
तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, चालक किसे कहते हैं? जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को जाने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। जैसे सभी धातुएं। अब धातु की बात करें तो ये धातु से बनी हुई है, ये वस्तु धातु से बनी हुई है और ये वस्तु भी धातु से बनी हुई है। यदि इनके एक सिरे को गर्म करें हम तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। तो ये इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण, यहाँ से चल के ऊष्मा और यहाँ तक पहुँच गई। तो ये कुछ चालक हैं, इनको हम चालक कहेंगे। दूसरा प्रश्न है इसमें, सुचालक किसे कहते हैं? जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें सुचालक कहते हैं। यहाँ हमने कहा था ऊष्मा को जाने देते, यहाँ का आसानी से। तो जो अधिक मात्रा में ऊष्मा को जाने दे और आसानी से बिना रुकावट के, उन्हें हम सुचालक कहेंगे। वैसे सभी धातुएं चालक होती है। जैसे वे धातुएं जिनसे खाना पकाने वाले बर्तन बनाए जाते हैं, जिनमें हम खाना पकाते हैं, वो सभी बर्तन या तो एल्युमिनियम के होंगे या स्टील के होंगे या तांबे के होंगे, क्योंकि ये तांबा, स्टील और एल्युमिनियम है, ये सुचालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, कुचालक या ऊष्मारोधी किसे कहते हैं? जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे बर्तनों के हत्थे, लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक आदि। आपने देखा होगा जितने भी बर्तन हैं उनके हत्थे कुचालक पदार्थ के बने होते हैं, ताकि हम जब इनको पकड़े तो ऊष्मा से हमारे हाथ जले नहीं। या लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि लकड़ी भी ऊष्मा की कुचालक है। या प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक भी ऊष्मा का कुचालक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे अगली वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।